तो आपको बता दें कि 2023 में छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है कि उपचुनाव हो रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि आज भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हैं और लगातार हम जो देख रहे हैं वोटिंग परसेंट वो भी जारी है। लगातार वोट करने के लिए लोग निकल रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है 2023 में, लेकिन उससे पहले 2022 में इसे सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। आपको बता दें भानु प्रतापपुर में चुनाव का सेमीफाइनल यानी उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है, जहां सबसे पहले सावित्री मंडावी और आदिवासी प्रत्याशी ने अपना पहला वोट डाला। लंबे प्रचार प्रसार के बाद अब आम जनता की बारी है। कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मतदाता अपना नेता चुनने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं सुबह से ही। लेकिन अगर चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो बीते दिनों काफी उतार चढ़ाव यहां पे देखने को मिला। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में किसी भी तरीके की कोई कमी यहां पे नहीं छोड़ी। तो वहीं आरक्षण से नाराज आदिवासी समाज ने भी मैदान में अपना प्रत्याशी लाकर खड़ा कर दिया। खैर, अब आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है और आपको बता दें लगातार वोटिंग जो है वो जारी है। तो चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस नेता घनश्याम राजू जी मौजूद हैं। वहीं पे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी भी मौजूद हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सर आपसे ही मेरा सवाल है घनश्याम जी कि जिस तरीके से हम माहौल देख रहे थे, उपचुनाव है लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी माहौल यहाँ पे एक पूरा देखने को मिल रहा था, तो क्या लग रहा है कितना असर होगा? देखिए, निश्चित ही रोमाना जी, जिन परिस्थितियों में भानु प्रतापपुर के ये उपचुनाव हो रहे हैं, स्वर्गीय मंडावी जी के आकस्मिक निधन के चलते ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, राजनीतिक दलों को चुनाव में उतरना ही पड़ता है। जिस प्रकार से प्रदेश में 4 साल के कार्यकाल की हम बात करें तो जनहितकारी योजनाओं के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के एक बड़े चेहरे के रूप में और दूसरा संगठन के पीसीसी अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जो संगठन में एक मजबूती है, इन सब को लेकर हम एक एक कार्यकर्ताओं के साथ भानु प्रतापपुर में स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की श्रीमती सावित्री मंडावी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके साथ हम एक चुनाव को एक एक बूथ में एक एक मतदाता तक पहुंचकर, और जैसा कि रोमाना जी आप जानती हैं कि छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान की सरकार के साथ साथ ये आदिवासी हितैषी सरकार है और हितैषी सरकार सिर्फ हम दम नहीं भर रहे हैं, हमने वो करके दिखाया है। चाहे आदिवासी ग्रामीणों की उन्हें जमीन लौटाने का विषय हो, उन्हें हक दिलाने का विषय हो, पेशा कानून का विषय हो या तमाम भी जो उनके अधिकार हैं, उन सब को लेकर हमने आदिवासी समाज के बीच में एक आदिवासी हितैषी सरकार की छवि हमने पाई है। और जैसा पिछले 4 उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों को परिणाम दिया और ऐतिहासिक मतों से हमने जीता है, भानु प्रतापपुर के चुनाव को भी हम ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये ऐतिहासिक मत से मतलब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2018 से अभी तक ये 5वां उपचुनाव है। अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस ही जीतती हुई आई है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से वोटिंग परसेंट भी बढ़ रहा है और जिस तरीके से वोट किए जा रहे हैं कि किसके पक्ष में ये वाला जो है सीट जा सकती है उपचुनाव की? इस पूरे भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र के समीकरणों को ध्यानेंगे तो ये कांग्रेस को सीट रहा है, परंतु यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष लगभग 4 विधानसभा चुनाव हुए, हर में रहता है। त्रिकोणीय संघर्ष में जो कांग्रेस अच्छी स्थिति में तो नहीं, एक सामान्य स्थिति में चुनाव जीतती रही है, क्योंकि सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मोहन मंडावी जी एक बड़े दिग्गज नेता थे और उनका जनाधार था, इसलिए भी वहाँ पर एक सहानुभूति की संभावना है। दूसरा, भाजपा प्रत्याशी के विवाद के कारण ये स्थितियाँ हुई है कि प्रत्याशी चयन में जिस तरह से चूक के कारण जैसा मजबूती से भाजपा को लड़ना चाहिए था वैसा नहीं लड़ पाए, ऐसा कहना है। परंतु पिछले 2 दिनों में भाजपा ने अपनी स्थिति संभाली। सारे भाजपा के नेता जो बस्तर के हैं और प्रदेश के हैं, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर रही है आदिवासी समाज की। जो आदिवासी समाज वहां पर अपना सर्वसम्मत प्रत्याशी लड़ाया है, वो सक्रिय हैं। वो कितना वोट काट पाते हैं, वो जितना भी वोट काटेंगे, क्योंकि आदिवासी जो है वो ज़्यादातर कांग्रेस को वोट देते हैं। वो आदिवासी अगर ज़्यादा से वो अगर 10,000, 20,000, 25,000
कितना वोट पाते हैं, अगर जितना वोट पाएंगे कांग्रेस को उतना नुकसान होगा, उसके हिसाब से समीकरण देखे जा रहे हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे तो भाजपा जो है वहां पर चुनाव दो से जीत पाई है, 2 चुनाव बस जीत पाई है। ज्यादातर वहां एक बार निर्दलीय भी जड़े हैं, वहां विद्रोही नेचर वहां पर है और पिछड़ा वर्ग की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण रहती है। पिछड़ा वर्ग क्या भूमिका निभाते हैं ये एक समझ है। दूसरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां रोड शो किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी वहां पर रोड शो किए हैं। मंत्री, एक बड़ी बात जो है, कवासी लखमा मंत्री वहां पर पूरे समय सक्रिय रहे और उन्होंने ये दावा किया है कि मैं अगर हार जाऊं, माने भानु प्रताप सीट अगर कांग्रेस हारती है तो मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। एक बड़ी बात है कि एक आदिवासी नेता और जिसको नेतृत्व सौंपा गया है वो ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और नहीं जीत पाया तो विधानसभा नहीं जाऊंगा। और दूसरे तरफ भाजपा ने एक दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल को कमान सौंपी है। बृजमोहन अग्रवाल जी पूरे तरह से सक्रिय हैं और क्षेत्र को मथ के उन्होंने चुनाव को संभाला, अलग अलग समाजों को संभाला, अलग अलग राजनीतिक समीकरण थे। और एक बात यह है और कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी वहां है। उस गुटबाजी के बावजूद भी कांग्रेस में इस बार वहां पर गुटबाजी अपेक्षाकृत कम दिखी। हालांकि प्रत्याशी चयन के पहले दावेदार बहुत थे, उन दावेदारों के बीच अलग अलग नेताओं ने चर्चा की, उनके जो मांग थी उसको पूरा करने का या जो समस्या थी उसको कर प्रत्याशी चयन किया गया। और नेताओं के बीच अहम था, उस अहम को कम करने का एक रणनीतिक चुनाव था, वो रणनीति ज्यादा हुई। दूसरा तब आरक्षण विधेयक आया, इसका भी शायद फायदा कांग्रेस को हो जाए। दूसरी तरफ जो सर्व आदिवासी समाज है उसकी क्या स्थिति, क्योंकि पहली बार सर्व आदिवासी समाज अपने मुद्दों को लेकर लड़ी है और उसमें समाज कितना उनके पीछे आता है ये देखने लायक रहेगा। दूसरी ओर अभी तक जो एक बड़ा आरोप भाजपा के प्रत्याशी पर लगा, वो प्रत्याशी के आरोप लगने के बाद इतना बवंडर मचा, उसका क्या असर चुनाव में पड़ा है, कितना पड़ा है, ये भी एक समझ की बात रहेगी। तीसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी की सहानुभूति जो है वो एक टीचर थी, वहां से इस्तीफा देकर को राजनीति में सक्रिय किया गया, तो ऐसी स्थिति में लोगों की वहां पर क्या स्थिति थी। तो ये सारे जो समीकरण जो है वो धीरे धीरे पता चलेगा। और खासकर जो बीहड़ इलाके हैं, उस दुर्ग से लगे हुए और कांकेर से लगे हुए ये जो इलाके हैं, उस इलाकों में वोट प्रतिशत कितना रहता है और वोटिंग कितनी होती है, आदिवासी लोगों की वोटिंग कितनी होती है। जो ये वाला इलाका है, जो नेशनल हाईवे का जो रोड है, उस इलाके में कितना परसेंट वोट, क्योंकि वो जागरूक इलाका है, सक्रिय शहरी इलाका है। तो शहरी इलाका में जो लगा हुआ है चारामा में जो वोट जो है वो ज्यादातर भाजपा को मिलता है। भाजपा इस बार क्या स्थिति रहती है भाजपा की, वहां पर उस सेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और आदिवासी वोटों पर कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है। तो पूरा समीकरण जो है ये पता चलेगा मतदान के बाद से। घनश्याम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया राम अवतार जी ने कि जो आरक्षण का मुद्दा था उसके लिए आप लोगों ने बिल पास करा दिया है, लेकिन और कौन से मुद्दे ऐसे थे जिसको लेके मैदान में उतरे कांग्रेस? देखिए रोमाना जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में एक विश्वसनीय, भरोसेमंद, ईमानदार सरकार है और जवाबदेही सरकार है। जब सरकार पर कोई भी आम जनता से संबंधित चीजें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसका निराकरण त्वरित किया जाता है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने साबित किया। जो कहा सो किया। हमने किसानों से वादा किया, उनके कर्ज माफी का वादा पूरा किया। किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात की, हमने पूरा किया। आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाने की, जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में आदिवासियों की जमीनें छीनी गई, हमने उन्हें लौटाया। पेशा कानून, संविधान में आदिवासियों को पेशा कानून उनके अधिकार को दिखाता है। जो अधिकार 15 साल तक छीना रहा, वो अधिकार दिलाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात, सुदूर आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र होने के चलते बस्तर में जिस प्रकार से नक्सलवाद एक समय इस प्रदेश की बड़ी समस्या थी, आप देखेंगे रोमाना जी पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से जनहितकारी योजनाओं के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक आदिवासी हितैषी सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। वहां के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से आदिवासियों को मजबूत कर रहे हैं, मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं।
जिससे कहीं ना कहीं एक प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है। तो ये श्रेय मैं इस बात की दे सकता हूं कि ये भूपेश बघेल जी के कार्यों से, आदिवासी बस्तर क्षेत्र की योजनाओं के आधार से ही आज ये सब संपन्न हो पाया है। दूसरी बात, जिन चुनाव की हम बात कर रहे हैं, भानु प्रतापपुर पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट रही है और मनोज मंडावी जी वहां 3 बार से चुनाव जीते हैं। पिछला चुनाव ही उन्होंने 2018 में 27,000 मतों से जीता। तो एक आधार उनका है और श्रीमती सावित्री मंडावी जी उनके साथ कदम से कदम चलाकर राजनीति में सक्रिय रही। ये अलग बात है कि वो शिक्षिका थी, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, लोकतंत्र में एक ऐसी परिस्थिति इस देश में निर्मित है जिसके लिए छत्तीसगढ़ को जाना जाएगा। एक तरफ प्रत्याशी शिक्षिका है और दूसरी तरफ भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी अनाचारी है। तो ये बड़ा विकट स्थिति इस देश में है कि जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पर है, आज एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है जिनके ऊपर अनाचार, पास्को एक्ट, बलात्कार, तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको शायद नाम लेने में भी आज कोताही मैं महसूस करता हूं। परंतु इनकी अभद्रता देखिए, बावजूद इसके पूरी भाजपा उनके पीछे खड़ी है। और भानु प्रतापपुर में महिलाओं मतदाता की संख्या ज्यादा है रोमाना जी। तो आप देखेंगे कि इसका बदला वहां निकाला जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना सकती है। और जैसा कि हमने प्रचार के दरमियान में देखा, सावित्री मंडावी जी को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया। हर कोई उनसे ये कहता था कि हम मनोज जी के अधूरे सपने को आपके माध्यम से पूरा करना चाहेंगे। तो एक बड़ी मजबूत स्थिति सावित्री मंडावी जी की है, मुहर लगने वाली है। और जैसा कि रामावतार तिवारी जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवासी लखमा जी हमारे बस्तर के आइकन नेता हैं। और आइकॉन नेता जिस प्रकार से उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो विधानसभा, जैसा आप याद होगा रोमाना जी, आदिवासी आरक्षण विधेयक का जब बात आई तो कवासी लखमा जी ने कहा था अगर ये विधेयक नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और 2 तारीख को जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से वायदा किया, एक विधेयक लाकर, देश के इतिहास में पहली बार है जब सरकार विधेयक लाकर आदिवासियों को उनका हक और अधिकार देने का काम किए। तो आज ऐसी परिस्थितियों में हम जिम्मेदार सरकार में बैठे हैं। मुझे लगता है कि 27,000 पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। सावित्री मंडावी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेगी। सारे कार्यकर्ताओं के इसके लिए बहुत आभार इसलिए व्यक्त करता हूं। वो अवसर तो अभी नहीं है, परंतु जिस तत्परता के साथ उन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किया, आम मतदाताओं के बीच गए, वो लोगों से जुड़ाव जो उनका रहा है मनोज मंडावी जी का। और आज भानु प्रतापपुर की जनता मनोज मंडावी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रीमती सावित्री मंडावी को अपना मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रामावतार जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से हमने देखा था, अगर सावित्री मंडावी के बैकग्राउंड पे हम जाएं तो वो टीचर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे उनको सहानुभूति वोट्स जो हैं वो ज्यादा मिलेंगे और इससे फायदा उनका? वहां पे कई समीकरण हैं जी। एक, मनोज मंडावी छात्र राजनीति से सक्रिय जुझारू नेता थे, उस क्षेत्र में काम किए थे, उनका एक बड़ा ओहदा था उस इलाके में। उनके जाने के बाद एक सहानुभूति है, उसका फायदा होगा। दूसरा, एक शिक्षिका को जो आदिवासी समाज में पढ़े लिखे एक अच्छे तमगेदार को पद दिया गया। दूसरी ओर भाजपा में एक विवादित चेहरा जो सामने आया है, तो उससे थोड़ा दोनों में अगर अंतर करेंगे तो अंतर तो निश्चित तौर पर सामाजिक तौर पर जो चीजों को हम गलत और सही मानते हैं उसके आधार पे मिलेगा। तीसरा, सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस है, और ज्यादातर उपचुनाव देश में कहीं पर भी होते हैं, उन जगहों में देखेंगे आप उपचुनावों में जिस पार्टी की सरकार रहती है उसको उसका फायदा हो जाता है, शासन का, प्रशासन का, सत्ता का, आकर्षण का, क्षेत्र में विकास की संभावना वहां के लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे जो काम है वो काम इस सत्ता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और विधानसभा चुनाव, आम चुनाव अब 1 साल से भी कम बचे हैं। ऐसी स्थिति में कोई ये देखेगा कि दूसरी पार्टी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो एक जो सत्तारूढ़ दल का मोह रहता है वो उसका आकर्षण। और तीसरे ओर जो मंत्रियों ने वहां पर खुद जाके अलग अलग, खुद कवासी लखमा ने और लोगों ने वहां पर जाकर मोर्चा संभाला, और जो नाराजगी थी, आदिवासी समाज की नाराजगी थी आरक्षण वाला, वो विधानसभा के जरिए कम हुआ है। दूसरा, वहां पर अलग अलग और वर्ग थे, व्यापारी वर्ग की कुछ मांगे थी,
उन मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया। तो कई ऐसे चीजें, और तीसरी ओर जो सर्व आदिवासी समाज की सक्रियता थी जी। उस सक्रियता को देखते हुए आदिवासी जो नेता हैं जितने, वो सक्रिय हुए कि किसी तरह आदिवासी वोट बैंक जो कांग्रेस का है वो कमजोर ना हो, वो उस तरफ ना चला जाए। तो इसके लिए भी अलग रणनीतियां बनाई गई। तो अलग अलग रणनीतियां, बड़ा चुनाव था ये। बिल्कुल। इस चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा सत्ता होने का, सहानुभूति होने का, और एक तो कांग्रेस का वो इलाका है, उस इलाके में जो खुद एक कांग्रेस की बड़ी कमजोरी रहती है कि आपस के झगड़े, गुटबाजियां, उसको कम करने का प्रयास, तो ये सत्ता के जरिए हो पाया, इसलिए थोड़ी मजबूत फिलहाल दिख रही है। परिणाम क्या आता है, जनता क्या पक्ष में क्या आता है, जी बिल्कुल वो देखेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी जान लेते हैं कि नजरिया क्या है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव को, और क्या मुद्दे थे जिनको लेके बीजेपी मैदान में उतरी है? रोमाना जी, मैं अभी राजू घनश्याम तिवारी मेरे छोटे भाई को सुन रहा था, फिर राम अवतार तिवारी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी सुन रहा था। निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, सहानुभूति का। सहानुभूति के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। 4 साल इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आदरणीय सावित्री जी लड़ रही वहां पे चुनाव, और हमारे यहाँ से ब्रह्मानंद नेताम जी लड़ रहे हैं जी। निश्चित रूप से सावित्री जी के प्रति सहानुभूति का एक कार्ड खेला है इन्होंने। मुझे लगता है मनोज मंडावी जी एक बहुत अच्छे नेता थे। दुखद परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, लेकिन मनोज मंडावी जी का आकस्मिक निधन, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। विकास नहीं होना, मंत्री नहीं बनाया जाना, और कहीं ना कहीं आज जिला नहीं बना पाना। कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था कि भानु प्रतापपुर को जिला, मनोज मंडावी जी की एक बड़ी इच्छा थी जिला बनाना। फिर जो आरक्षण का मुद्दा उलझा, इसके कारण पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस के खिलाफ है, और सर्व आदिवासी समाज ने एक अलग से प्रत्याशी भी खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार वहां पे जनाधार बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में निश्चित रूप से हम बस्तर में 11 सीटें हारे थे, एक बाद में उपचुनाव में हारे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां पिछले 4 साल में निर्मित हुई है, जो वादा खिलाफी कांग्रेस ने किया, 36 वादे इन्होंने किया था, 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, तो इसलिए इनके पास कोई दूसरा विकास का कार्ड नहीं था। तीसरी बात मेरा यह है कि जो कांकेर जिला है, जहां पे तीनों विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जो भी विधायक बनाए या प्रत्याशी बनाए, वे शासकीय अधिकारियों को ही बनाया। सावित्री मंडावी जी भी शिक्षक है। कहीं न कहीं जो बरसों से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इस आस में बैठा हुआ था कि उनको अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, और लगातार अवसर न मिलने के कारण कांकेर जिले में तो तीनों सीटें उन्होंने अधिकारियों को दे दी। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस का परंपरागत कार्यकर्ता था वो रुष्ट बैठा है, वो पूरा का पूरा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। उसमें से कुछ लोग सर्व आदिवासी समाज का समर्थन कर रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 8 तारीख तक कितना भी मन को संतुष्ट करने के कांग्रेस पार्टी जीतेगी, वहां बुरी तरह रोमाना जी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वेव चल रहा है। वहां पे सीधी टक्कर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के बीच है। कहीं कांग्रेस पार्टी वहां तीसरे नंबर पे ना आ जाए, ऐसी स्थिति है वहां की। घनश्याम जी क्या कहेंगे आप? बेहद दुर्भाग्यजनक है कि खुले आंख से भी सोते हुए सपने देखने की बात कर रहे हैं सुंदरानी जी। आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर है जी। मुद्दे आपने सुन लिए कि वहां आदिवासी समाज का वर्ग से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, या फिर वहां पर सावित्री मंडावी जी शिक्षिका थी, मनोज मंडावी जी, तो मुद्दे आपको सुनाई नहीं पड़े रोमाना जी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कार्यकर्ताओं की बात है, ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से तो शोभा ही नहीं देता। 15 साल सत्ता पर रहे तब कार्यकर्ताओं को इन्होंने पूछा नहीं, और 15 साल बाद जब सत्ता से उखड़ गए तो कह दिया बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी हार हुई। तो कार्यकर्ताओं पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करे। कांग्रेस आज सत्ता में कार्यकर्ताओं के दम पर ही है।
कार्यकर्ताओं की मेहनत पर ही है। और भानु प्रतापपुर में भी सावित्री मंडावी जी चेहरा जरूर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी और उनकी ईमानदारी और उनके कार्यों से ही यह चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। आप आरोप लगाएं, कहीं दिक्कत नहीं है। बस्तर में जिस प्रकार से दोहन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, उसका परिणाम ही था कि पिछले चुनाव में 12 की 12 सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। दुख इस बात का है कि 4 सालों में जिस प्रकार से जनहितकारी योजनाओं के आधार पर बस्तर में विकास हुआ है, बस्तर में लोगों को संपन्नता आई है, उन्हें आजादी मिली है, जल जंगल जो छीने गए थे उन्हें लौटाए गए हैं। और उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि बस्तर में खाली वायदे हुए, हमने वायदे किए। आप समझ लीजिए रोमाना जी, हम दोनों की बात सुनेंगे। रोमाना जी ये समझना होगा, प्रदेश की जनता देख रही है। आप टीवी पर बोलकर इन बातों से बच नहीं सकते, सच को समझना होगा। आज जिस प्रकार से लघु वनोपज में 70 पदार्थों की खरीदी, वनवासियों के पास है क्या? वो एक जमीन के मालिक होते हैं, दूसरा वनोपज के मालिक होते हैं। आज जिस प्रकार से जमीन लौटाई गई, वनोपज की खरीदी हो रही है, कहीं ना कहीं तेंदुपत्ता के मानक बोरे में वृद्धि हुई है, आर्थिक रूप से बस्तर मजबूत हो रहा है, नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और आप कह रहे हैं कि हमने खाली वायदे किए, और जिन 36 वायदों की बात कर रहे हैं आदरणीय सुंदरानी जी, कैलेंडर बना लीजिए। 30 वायदे हम पूरे कर चुके हैं, बचे 6 वायदे भी हम पूरे करेंगे। आप सुन लीजिए, मुझे समय देंगे, आप सुन लीजिए, मेरी बात को भी आप रख लीजिए, मेरा समय भी आपको दिया। आप 6 वादे गिना दीजिए ना, आप 6 वादे गिना दीजिए, आप बात नोट कर लीजिए। अरे आप सुन लीजिए ना, हाँ 6 वादे आप सुन लीजिए। 6 वादे, किसानों का कर्जा माफी हमने किया, वादा पूरा किया। किसानों को 25 रुपए देने की बात हमने की, हमने पूरा किया। कहीं ना कहीं आदिवासियों को जमीन हमने आदिवासी लौटाने की बात की हमने। अब फिर वही बात है, आप बताएंगे, कैलेंडर लेके आ जाइए, आप 6 वादे लेके आ जाइए। बेरोजगारों की संख्या कम करने का वादा बेरोजगारी में 0.1%। अब आप सुनेंगे नहीं, ये कोई बात नहीं। आपने बोला गिना दीजिए, मैं गिनाने लगा तो आप सुन नहीं रहे। अच्छा गिना, आप सुनिए तो सही। हमने बेरोजगारी दूर करने की बात की। आज पूरे चलिए हम आप दोनों को यहाँ पे रोकना चाहेंगे, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और परसेंटेज हम जान लेते हैं कि अभी तक कितना % वोट हुआ है। मैं संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश बताएं। देखिए, अगर हम बात करें तो शुरुआत के 2 घंटे में 18 से 20% वोटिंग हो चुकी है, और ये बताता है कि भानु प्रतापपुर के मतदाता काफी जागरूक हैं। सुबह 6:30 बजे से वो लाइन लगना शुरू हो चुके थे। कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोग सुबह से मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। अभी हम चारामा के भर्री टोरा जो प्राथमिक शाला है वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लोग वोट डालने आए थे, हमको देखकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके बाद वोट डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी सुबह लगभग 6:30 बजे से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अभी वो था, कड़ाके की ठंड थी, अब धूप निकल चुकी है। ये बच्चियों की ड्यूटी इस बात की है, इसी स्कूल के पढ़ने वाली बच्चियां हैं, और ये बच्चियां इस काम में लगी हुई हैं कि अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई विकलांग आ रहा है, तो उनको बाकायदा वो व्हीलचेयर में ले जाती हैं और वोट डलवाती हैं। और काफी उत्साह इन बच्चों में भी नजर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पे खड़े हो, क्या कर रहे हो आप लोग? जो विकलांग आते हैं उसको मतदान केंद्र तक ले जाते हैं। कितने लोगों को ले जा चुके अभी तक? अभी तक एक ही बस आए हैं। बेटा कुछ खाए हुए हो कि नहीं खाए हो? यस सर। नाश्ता करे हो? कर लिया। इतनी सवेरे से ठंड पड़ रही थी, उठ के आ गए यहाँ पे? यस सर। हैं? ऐसा नहीं लगा आप थोड़ा सो जाए? नहीं सर। नहीं लगा, अच्छा लग रहा है? यस सर। वोट डालते देख रहे हैं तो? जी सर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कुमारी नीलम मटियारा। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग स्कूल का ड्यूटी कर रहे हैं। स्कूल की ड्यूटी का। तुम्हारा क्या नाम है? रुपेश कुमार साहू। ये आप लोगों की ड्यूटी कौन लगाया है यहाँ पे? हमारे सर। अच्छा, ये पहली बार आप लोग मतदान जो हो रहा है उसमें सपोर्ट कर रहे हो कि इसके पहले भी कर चुके हैं? इसके पहले एक बार कर चुके हैं सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अब तुम लोग को भी लगता होगा कब बड़े हैं वोट डालें? यस सर। लगता होगा ना? यस सर। चलिए, तो ये यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे कब से खड़ी हैं? 6:30 बजे से। 6:30 बजे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विकलांग पहुंच रहे हैं, उनको बाकायदा ये सपोर्ट करके वोटिंग डलवा रहे हैं। ये भर्री टोला मतदान केंद्र है, यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है, बाहर भीड़ ज्यादा थी, भीड़ नहीं है। तो ज्यादातर मतदान केंद्रों में हमने देखा है कि काफी सुबह से लंबी लाइन लगी हुई थी, सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे और 6:30 बजे से पहुंच चुके थे। और लखनपुरी एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर 2 EVM 2
पोलिंग बूथ थे और दोनों का ईवीएम काम नहीं कर रहा था। ये 2-3 जगह से कुछ शिकायत आई, मगर सभी जगह से ये बात सामने में आ रही है कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग लगे हुए हैं और काफी उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं। जी, इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां अमरजीत भगत ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। आपके बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मतदान शुरू हो गया है और मतदान के रुझान से स्पष्ट पता चल रहा है कि वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। विपक्ष का और जो उनका ए टीम बी टीम है उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र है, सब धरा का धरा रह जाएगा और सावित्री मंडावी भारी बहुमत से जीतेगी। और हमारे संवाददाता सौरभ भी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। सौरभ, किस तरीके का रुझान वहां पे अभी आप देख पा रहे हैं, कहां पे आप बताएं? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं भी भानु प्रतापपुर शहर में हूँ। संजय पारा एक मतदान केंद्र है, वहां पे पहुंचे हुए हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मतदाता जो है धीरे पहुंच रहे हैं, अर्थात जो कम पहुंच रहे हैं। और वहीं हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मतदाताओं की संख्या कुछ ज्यादा ही है, मतदाता कुछ लंबी कतार है वहां पर लगे हुए हैं। आप देखिए कि एक ही कैंपस में जो है 2 मतदान केंद्र है, दोनों मतदान केंद्र पर लोग नहीं दिख रहे, बहुत गिने चुने लोग दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो मतदाता है उनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो भीड़ दिखनी चाहिए शहर में वो नहीं दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जरूर पहुंच रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि महिलाएं, आपको इससे पहले मालूम भी है कि भानु प्रतापपुर सभा में जो कुल 1,06,000, मैडम आप बताएंगी, आप वोट दे के निकल रही है, आप दिखाएंगे जी, वोट दे दिया आपने जी। कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह है? ठीक लग रहा है जी। किस मुद्दे को देखकर आपने जो है वोट दिया है? क्या थे मुद्दे आपके सामने? क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट क्या था? नहीं पता। अच्छा, बता नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से जानने। ये देखिए सभी मतदान केंद्रों में ये देखिए ये मतदाता मित्र, आपको मतदाता मित्र कहेंगे, ये बनाए गए हैं और सभी मतदाता। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है? हमारा काम है जितने भी 60 एबोव जितने भी लोग हैं उनको हमें यहाँ तक केंद्र तक पहुँचाते हैं और जितने भी दिव्यांग हैं उनको हम उनको हम पोल के पास ले जाते हैं। उनको हम बताते हैं कि पोल 79 पोल यहाँ है और 80 यहाँ है, तो टोटल 4 वार्ड के यहाँ पास हो रहे हैं, तो वही है। महिलाएं आ रही, उसको आप लोग कैसे बता रहे हैं कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है? जिनको नहीं पता है हम उनको ये बताते हैं कि ये जो है वो 79 बूथ है और ये 80 है, तो उसके हिसाब से। और जो बुजुर्ग है उन्हें असुविधा ना हो इसलिए हम उन्हें खुद बूथ तक लेके जाते हैं जी, दिव्यांग लोगों को भी। तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से जो मतदाता मित्र हैं वो है। और निश्चित रूप से शहर में बात करें तो अभी मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है अपेक्षाकृत ग्रामीण स्तर के। बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। तो सर आपसे जानना चाहूंगी राम अवतार जी, अभी जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 18% अभी वोटिंग हुई है, तो क्या कहेंगे इस पे? आप क्या लग रहा है परसेंटेज जिस हिसाब से आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने 2 चीज बताई कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम हो रहे हैं, गांव में ज्यादा हो रहे हैं। शहरी मतदाता माना जाता है भाजपा के हैं, अगर शहर के मतदान कम हो रहे हैं तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर मतदान ज्यादा हो रहा है तो कांग्रेस को उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण में वो कांग्रेस का मुद्दा ही रहता है, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी और आरक्षण अभी जो मुद्दा दिया, और मैनेजमेंट, ये सब करने में थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मतदान अधिक होना एक तरह से सक्रियता उनकी दिखा रही है। और शहरी क्षेत्र जो वोटर हैं, जो जिन इलाकों में भाजपा के लगातार वोट मिलते भी रहे उन क्षेत्रों में, तो उसमें अगर भाजपा प्रयास करे तो ये टक्कर हो सकता है। और ये भी अंतिम है, अभी निकलते जाएंगे, हालांकि 3 बजे तक है और अभी तक की जो स्थितियां हैं वो स्थिति और सक्रियता दिखनी चाहिए। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि ये बस्तर में दूसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस जीती, ये दूसरा उपचुनाव है। जो बस्तर को फतह करने की बात भाजपा और कांग्रेस पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, सभा सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं और भाजपा की वहां सक्रियता बढ़ी भी है अपेक्षाकृत। अब इस चुनाव के बाद क्या समीकरण बैठते हैं और क्या परिणाम आते हैं और क्या नया चीजें बनती, क्योंकि
भाजपा को जो फायदा होता है वो तीसरे मोर्चे के बनने पर, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस आई, जोगी कांग्रेस आया, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई, या बसपा आई, कोई भी सीधी लड़ाई में, भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फायदा हो जाता है और तीसरी लड़ाई में भाजपा को फायदा होता है। तो दोनों चीजें हैं। अब ये अगर समीकरण है, आदिवासी वोट जो महत्वपूर्ण हैं, जो कोरर के इलाके के, जंगलों के इलाके में जहां पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, उसी वोटों पे जो समीकरण चल रहे हैं, दुर्ग के जो इलाके हैं, दुर्ग जिले से लगे हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों में क्या स्थितियां बनती है, उस पर समीकरण बनेगा कि क्या आएगा। और बस्तर की अब जो लड़ाई है इस चुनाव के बाद, क्योंकि ये अभी फाइनल है, इसके बाद तो अंतिम आम चुनाव में जाना है, अब उपचुनाव की संभावना नहीं के बराबर है। तो ऐसे में एक कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा कि हमने आरक्षण की, हमारी जीत हो गई, हमने आरक्षण ला दिया, वो इसके बोलने के लिए हो जाएगा। एक दूसरा ये हो जाएगा कि देखिए आदिवासी जो है, आदिवासी हमारे साथ है, बस्तर हमारे साथ है, तो कई ऐसे तमगा लगाने का एक नारा कांग्रेस को मिल सकता है और भाजपा को अपने समीकरण, हालांकि आम चुनाव अलग होता है और उपचुनाव अलग होता है, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं और परिस्थितियां अलग होती है। अभी कार्यकर्ताओं को सत्ता में रहते कांग्रेस अपने साध सकती है। तो चलिए लगातार पल पल की अपडेट भानु प्रताप उपचुनाव से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। तो इसी बीच आपको एक खबर और बता देते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने लगभग सुबह 9:30 बजे अपनी पत्नी के साथ कासावाही गांव में वोट डाला और वोट डालने के बाद ब्रह्मानंद नेताम ने कहा कि कांग्रेस ने साजिश के तहत उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बावजूद भी वो भारी मतों से जीत रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी ने कहा है कि जब उनके पति पर आरोप लगा तो वो कई दिनों तक सो नहीं पाई, उनका खाना पीना भी छूट गया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यही आरोप उनके पति को जीत दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस भानु प्रतापपुर विधानसभा में प्रचंड मतों से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त करेगा। हौसला है। तो लगातार हमारे साथ पैनल डिस्कशन में वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए हैं। तो सर सुंदरानी जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि जिस तरीके से हमने देखा कि एक चुनौती रही बीजेपी के लिए यहाँ पूरी, तो लग रहा है कि उसका फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान यहाँ पे होने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से फायदा होगा। षड्यंत्र पूर्वक ब्रह्मानंद नेताम को फंसाया गया, छवि खराब करने की कोशिश की गई चुनाव के एन वक्त पर। ये अगर 3 साल पुराना मामला है, प्रदेश में 3 साल से कांग्रेस, 4 साल से कांग्रेस की सरकार है। अगर इस मामले में थोड़ी भी सच्चाई होती तो शायद पहले कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन नामांकन के समाप्ति के बाद, स्क्रूटनी के समाप्ति के बाद आपत्ति लगाना कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये षड्यंत्रकारी सरकार है। ये आरक्षण के मुद्दे पे पहले इन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, अपने ही व्यक्ति के द्वारा अदालत में उसे स्थगन करवाया। दूसरी बार जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यहाँ पे आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया, लगातार चल रहा था, और उसमें कुछ लोग अदालत में गए, अदालत की कार्रवाई को गंभीरता से नहीं दिया, इन्होंने आदिवासी समाज के साथ छल किया, अदालत से निरस्त हुआ वो आरक्षण। अब चूंकि चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, भानु प्रतापपुर उपचुनाव इनके लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा था, इसलिए आनंद बानंद एक दिवसीय सत्र बुलाकर इन्होंने फिर से आरक्षण पास किया। लेकिन आप देखिएगा इनकी नीयत खोटी है। जिस प्रकार इन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में खेल खेला था, उसी प्रकार ये आदिवासियों के साथ छल करेंगे, फिर कहीं ना कहीं अदालत के माध्यम से इसको रुकवाने का प्रयास करेंगे। तो ये चेहरा इनका उजागर हो गया है जनता के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जनता ने देखी है, बस्तर के लोगों ने देखी है। और अब तुलना कर रहे हैं 4 साल की सरकार से। 4 साल में इन्होंने विकास पूरी तरह से, ये बोलते हैं नक्सलवाद समाप्त हुआ, नक्सलवाद ऐसे देखने में नक्सलवाद पे अंकुश लगा है, लेकिन अंदर आदिवासियों को मारा जा रहा है। सर्वाधिक आदिवासी नक्सलवाद के शिकार इन 4 सालों में हुए। ये बाहर दावा कर ले नक्सलवाद समाप्त हुआ, लेकिन नक्सलवाद के प्रति कितना भी नरम रुख अपना ले, नक्सलवाद को कितना भी अच्छा बता दे, नक्सलियों को भटका हुआ बता दे, नक्सली अच्छे लोग हैं ये बोल दें, इनके अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, रोमाना जी उससे वक्त नहीं खराब करूंगा, लेकिन ये खोखला दावा है इनका कि नक्सलवाद समाप्त हुआ है। इन्होंने जो विकास के काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने नक्सलवाद के एरिया में शुरू किए थे वो सारे बंद हो गए। आज
कि गरीबों की हालत क्या है, आदिवासियों की हालत क्या है देखने को मिलती है। लगातार इनका जनाधार, आज अगर पूरा आम चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं रोमाना जी, आपके चैनल पे मेरी आवाज रिकॉर्ड होगी, आम चुनाव में कम से कम 8 से 9 सीटें कांग्रेस हारेगी बस्तर में। और भानु प्रतापपुर निश्चित हारने जा रही, कांग्रेस के लोग मुगालते में, इसीलिए कवासी लखमा को वहां जाके बड़ी बड़ी बात करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी को वहां जाके बड़ी बड़ी बात करनी चाहिए। एक ही मात्र आधार है इनके पास, जो सहानुभूति का, सहानुभूति के भरोसे नैया पार करना। कुछ कह रहे हैं, वो भी जनता को सुनवा देते हैं। आज मतदान है गुजरात में, द्वितीय चरण का भी जितने उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी हमारे यहाँ भानु प्रतापपुर में मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, सभी को मतदान करना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर मतदान? जो अभी तक हमें पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। सर ये कह रहे हैं कि मैं यही हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब खुद ही चाह रहे हैं तो उनको पुलिस के पास चल देना चाहिए, उसमें क्या है, उनको पुलिस है ना, आपने सरेंडर करना चाहिए उसको, जब नोटिस दे दिया तो जाना चाहिए उसको। ये आरक्षण को लेकर आज हो सकता है राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं? हाँ, ऐसी तो सुनने में आया कि आप ही लोग बताएं कि सोमवार को करेंगे। सर आरक्षण को ही लेकर ये है कि बिलासपुर में जो सामान्य वर्ग के जो युवा हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया है और उन्होंने बोला कि जो कोर्ट का जो फैसला था 50% वो रहना चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट ने ये भी कहा है, उसको पढ़ना चाहिए कि विशेष परिस्थिति जहाँ की स्थिति हो तो वहाँ राज्य सरकारें बढ़ा सकती है। एक तरफा बात नहीं होना चाहिए। 50% ठीक है, वो तो सामान्य स्थिति है, लेकिन यहाँ असामान्य स्थिति है। अब यहाँ 44% जंगल है और यहाँ की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग है और इस कारण से इसको बढ़ाया गया है। तो अब उसमें EWS को भी मौका है, उसको भी तो दिया गया है। सर कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है और 2023 में छत्तीसगढ़ समेत जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी चुनाव होने। तो चलिए घनश्याम जी, मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं भानु प्रतापपुर का। हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे किस पोलिंग बूथ पे हैं और अभी कितने % वहां पे वोटिंग हुई है और क्या रुझान दिख रहा है, सामने आ रहा है? अभी जो हम मौजूद है संबलपुर भानु प्रतापपुर से 4 किलोमीटर दूर है और ये है 75 नंबर का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर 625 मतदाता है, उसमें से जो 630 है वो महिला वोटर्स यहाँ पर भी ज्यादा है। लेकिन ये बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि 250 से ऊपर यहाँ पर मतदान हो चुका है और एक एक करके लोग आ रहे हैं, पर ये है कि स्मूथली चल रहा है। पर ये है कि 250 से ऊपर यहाँ मतदान अभी तक हो चुका है और सुबह यहाँ पर भीड़ थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पर ग्रामीण एरिया में आता है, ग्रामीण इलाका में आता है इसको, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ अब कम हो चुकी है। एक एक दो करके लोग आ रहे हैं, लेकिन सुबह यहाँ पर भीड़ थी जिसके चलते अधिक मतदान हो चुका है। सुबह 250 प्लस यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, तो कहीं 625 यहाँ मतदाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटिंग का जो % आ रहा है वो ज्यादा ही होगा। और ओवरऑल यदि बात किया जाए विधानसभा की तो लगभग 15% के आसपास वोटिंग पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो अभी वोटिंग का जो रुझान है वो थोड़ा कम है यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जिस तरीके से हम लगातार पैनल डिस्कशन कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। घनश्याम जी, जानने से पहले हम सुन रहे थे कि किस तरीके से सुंदरानी जी ने षड्यंत्र का आरोप लगाया कांग्रेस पे, तो क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए रोमाना जी, षड्यंत्र का आरोप लगाने मात्र से ये बात खत्म नहीं होती। एक भारतीय संविधान के अंतर्गत एक व्यक्ति के ऊपर अनाचार का मामला, पास्को एक्ट का मामला और जो धाराएं लगी है ब्रह्मानंद नेताम जी के ऊपर, वो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नहीं लिखी है, भारत के पुलिस ने लिखी, कानून ने लिखी, प्रशासन ने लिखी और लिखा गया है झारखंड में। तब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार थी, इस बात को समझना होगा। और ये 3 साल की बात कर रहे हैं, ये वही भारत देश है जहां पी चिदम्बरम जी पूर्व केंद्रीय मंत्री को 17 साल पुराने प्रकरण में उठाकर इन्होंने जेल में डाला और ये 3 साल का दलील दे रहे हैं। इससे बात नहीं बनेगी। मैं एक बात कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कहा सो किया। मैंने इस बात को पहले भी कहा था और ये कह रहे हैं कि 15 साल में विकास बस्तर का हुआ। बस्तर का विकास सिर्फ कागजों पर हुआ। आपने जंगल छीना, उनकी जमीनें छीनी, आदिवासियों के साथ अत्याचार किया, भोले भाले आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूसने का काम किया, झूठे वायदे आपने किए। उसका परिणाम ये रहा रोमाना जी कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल में सत्ता रहने के बाद पूरे बस्तर के 12 के 12 सीटों में सपड़ा साफ हो गया और ये विकास की दम भर रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी है, लोकतंत्र में जनता हमेशा ही राजनीतिक दलों की बातों और वायदों को हमेशा लेकर चलती है। हमने जो वायदे किए थे उन वायदों का ही आधार है कि हम
पिछले 4 उपचुनाव में न कि उपचुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसका आधार यह है कि भूपेश बघेल जी की जनहितकारी योजनाओं को जनता ने सिरे से स्वीकारा है, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, उन्हें अपना साथ दिया है। और भानु प्रतापपुर की जनता जिन चुनावों में आज उतरी है, स्वर्गीय मंडावी जी को वो अपने श्रद्धांजलि स्वरूप अपना मतदान कर रही है। सावित्री मंडावी जी एक शिक्षिका है, एक और अनाचारी है तो एक और शिक्षिका है। ये तमाम बातें हैं जो जनता के बीच में है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर में रोड शो किया, संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी पिछले 15 दिन से डटे हुए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, एक एक बूथों में वो समीक्षा कर रहे हैं, गली गली में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। ये हमारी जीत का आधार है। बड़ी बड़ी बातें हमारी जीत का आधार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आरोप लगा ले, कहीं दिक्कत नहीं है। और जो षड्यंत्रकारी हैं, और जैसा एक बात वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि 2 की लड़ाई में कांग्रेस का फायदा होता है और तीसरे की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होता है, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जो अंग्रेजों की गुलामी में जिस प्रकार से चाटुकारिता करती रही, तो फूट डालो राज करो जिन्होंने जो सीखा है ना, तो ये जब तीसरी की लड़ाई होती है तो इनको फायदा होता है। उसका आशा यही है कि फूट डालो राज करो, ये इनकी नीति रही है। और छत्तीसगढ़ में 15 साल इसी तरीके से उन्होंने सरकार चलाई। आप अगर तीनों चुनाव के रिजल्ट देखेंगे रोमाना जी, चाहे वो 2003 के हो, 8 के हो, 13 के हो, तो आपको दिखेगा 5 से 7 सीटों में ही हम पीछे रहते थे। किन परिस्थितियों में रहे हैं सुंदरानी जी बेहतर रूप से जानते हैं। किसने फूट डालने का प्रयास किया, तो किन्होंने 5-7 मिनट, हाँ वही कह रहे हैं, वो अपने मुंह से बताए ना क्या साठ गांठ रही, कहाँ फूट डाल के राज इन्होंने 15 साल किया। सुंदरानी जी बताइए सुंदरानी जी। देखिए, जहां तक 15 साल के विकास की बात है, हमने नहीं, फूट डालने की बात है, विकास की बात तो जनता ने बता दिया 18 में। सुंदरानी जी, फूट डालने की बात, ये मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि 3 की लड़ाई में भाजपा को कैसे लाभ होता है। बताइए, रामावतार तिवारी जी का ये प्रश्न था, उनको कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, यहाँ पे बहुजन पार्टी के साथ मिलके लड़ी है। उसके बाद कांग्रेस की यहाँ पे 70-68 सीटें जीती जाती है और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पे आ जाती है। तो कहाँ 3 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है और कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने फूट डालने का काम किया। अरे सर्व आदिवासी समाज आपसे नाराज होकर चुनाव लड़ रहा है। आपने जो आरक्षण में उनके साथ छल किया, उसके कारण सर्व आदिवासी समाज मैदान में आया है, भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं आया है। आप भारतीय जनता पार्टी पे फूट डालो राज करो मुझे लगता है रोमाना जी लगातार कांग्रेस सर्ववादी समाज के प्रवक्ता बन गए हैं। मैं याद दिलाइए कि वो भाजपा के प्रवक्ता है। वो तो साक्षात तथ्य है। भाजपा के प्रवक्ता हैं। सर्ववादी समाज की उन्होंने कहा है, सर्व आदिवासी समाज ने कहा है उसे हमारे आरक्षण को पार्टी के पास रखने आया जाएगा, तब सर्व आदिवासी समाज आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है। और आरक्षण के मुद्दे में जो छल आपने किया है, आप भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है तो बताइए। और सर्व आदिवासी समाज अगर आपके खिलाफ है तो पूरा आदिवासी समाज बस्तर का आपके खिलाफ है। कई बार सर्व आदिवासी समाज राजधानी में आके आंदोलन किया अपनी मांगों को लेकर। ये पीड़ा है उनकी, आपने उनकी पेशा कानून का अधिकार हमारे साथ राम अवतार जी भी हैं, तो उन्हीं से फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। राम अवतार जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने 2 की लड़ाई में तीसरे का झगड़ा बताया, वो पूरा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की जो बात हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? सर्व आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर, आरक्षण में कम हुआ है, उसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते रहा। उनके दबाव में ही एक तरह से विधेयक आया, संशोधन विधेयक जो विधानसभा में आया, वो एक बड़ा कारण यह उनके दबाव में थे। आदिवासी समाज में नाराजगी थी, तो इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने अपना डेटा आयोग बनाया था, डेटा पूरा निकलवाया कि सामाजिक समीकरण किस तरह है छत्तीसगढ़ में और कौन से समाज को कितना आरक्षण दिया जा सकता है। उस डेटा के आधार पर विधानसभा में पटल में बात रख के आरक्षण लाया है। तो इसमें आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो आदिवासी समाज दबाव के लिए, सत्तारूढ़ दल पर दबाव के लिए वहां पर प्रत्याशी भी उतारा है। वो प्रत्याशी, अब उसकी क्या स्थिति है, अब आदिवासी समाज उसमें कितने साथ हैं, उनका समीकरण किस तरह है, उनको चुनावी समीकरण में किस तरह का फायदा होता है, अब ये मतदान के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, मतदान के बाद ये पता चलेगा और देखते हैं कि कौन होता है सत्ता के सेमीफाइनल का कप्तान। फिलहाल आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।